बेटा नेक्स्ट हम टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा ये इस चैप्टर का। तो इसमें टेम्परेचर का और एक हम कैटलिस्ट का इफेक्ट पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर कि टेम्परेचर राइज करने पर, ठीक है, या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर की बात करें, दैट इज टेम्परेचर की अगर हम इफेक्ट की बात करें तो टेम्परेचर आप जानते हो कि कोलिजन थ्योरी में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास किसी एक रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और वो आपस में कोलाइड करते हैं और उनका कोलिजन अगर इफेक्टिव होता है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग देयर इज रिएक्टेंट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स या एटम्स। ठीक है, उसके एटम्स के कोलिजन्स के कारण। ठीक है, अब कोलिजन वो पार्टिकल्स कोलाइड कब कर रहे हैं कि अगर वो उनका कोलिजन्स की अगर हम बात करें तो हमने पार्टिकल्स की बात की कि पार्टिकल्स होते हैं या टीनेस्ट पार्टिकल जिसमें एटम जो होते हैं वो रेगुलरली जिगजैग मोशन मूव करते रहते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो टेम्परेचर राइज करने पर एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, मतलब वो ज्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब वो ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे तो उनका कोलिजन इफेक्टिव ज्यादा परसेंटेज में इफेक्टिव कोलिजन होना शुरू हो जाएगा और ज्यादा वो इफेक्टिवली जब कोलाइड करेंगे तो उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड भी इंक्रीज कर जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने पर टेम्परेचर राइज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज करती है। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम 10 डिग्री बाय वी कैन राइट इट एज वाई राइज टेम्परेचर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब हम किसी टेम्परेचर को, किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शंस बिकम डबल और ट्रिपल। तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उसकी अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है, डबल और दुगना और 3 गुना बढ़ जाती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, जिसको हम इसके टेम्परेचर कोफिशिएंट्स के ऊपर बेस्ड हम निकालते हैं। तो इसको हम लेते हैं, दैट इज अबाउट इट्स दैट वन इज फाइंड आउट बाय द टेम्परेचर कोफिशिएंट्स, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट्स इसको हम फाइंड आउट करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट एन से जो आपके पास आता है, इसकी वैल्यू होती है आपके पास रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, दैट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 10 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर जो आपके पास रेट कांस्टेंट बनेगा, ठीक है, रेट कांस्टेंट आपके पास आएगा, ठीक है, एट 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टू द रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। रेट कांस्टेंट जो आपके पास रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेट कांस्टेंट आपके पास बनेगा। ठीक है, तो इसकी जो रेशियो आपके पास आती है वो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो आपके पास आता है उसकी वैल्यू जो वो हमेशा ही लाइज करती है 2 से लेकर 3 के बीच में, ये 2 to 3 के बीच में लाइज करेगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कोलिजन इंक्रीज करेगा रिएक्टेंट पार्टिकल्स का। ठीक है, और अगर उनका कोलिजन इंक्रीज करेगा तो उनका इफेक्टिवली कोलाइड करना और इफेक्टिव कोलिजन का इंक्रीज होना और इफेक्टिव कोलिजन का इंक्रीज करने पर उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज कर जाती है। ऐसे बोल सकते हैं कि वो 2 गुना या 3 गुना इंक्रीज कर जाती है। तो जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन जो है उसकी अगर उसका टेम्परेचर, अगर वो रिएक्शन जो हो 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है उस रिएक्शन की रेट जो x है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज कर रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस अगर राइज कर रहे हैं तो हमारे पास टेम्परेचर अगर हमारे पास बन जाता है दैट इज 310 आपके पास हो जाता है। ठीक है, तो 310 राइज करने पर हमारे पास टेम्परेचर जो उसकी रेट जो है वो अप्रोक्सीमेट डबल हो जाएगी, दैट इज 2x आपके पास बनती जाएगी। वैसे हमारे पास अगर 10 डिग्री प्लस कर दिया जाए और अगर हम 10 डिग्री प्लस करें तो ये बन जाएगी 320 डिग्री, 320 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास ये बन जाएगा, दैट वन इज इक्वल टू
2x का डबल हो जाएगा 4x। तो इस तरह से ये डबल और ट्रिपल टाइम आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन उसकी इंक्रीज करना शुरू कर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इस तरह से इफेक्ट पड़ता है। इसको अगर मैं ग्राफिकली आपको बताऊं तो ग्राफिकली हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे ग्राफ की हेल्प से अगर मैं इसको बताऊं तो इसके लिए हमारे पास, मैं अगर दो एक्सेस ले रहा हूं, दैट वन इज एक मैंने ले ली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मान लेता हूं मैंने एनर्जी ले ली, ठीक है, दैट इज एनर्जी जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है जो प्रोसेस कर रहे हैं एनर्जी को, रिएक्शन मतलब कोलाइड करने पर जो एनर्जी प्रोसेस करेंगे वो हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले ली। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम ले लें, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मान लिया कि हमारे पास जब रिएक्शन प्रोसीड करती है, ठीक है, तो वो आपके पास इस तरह से टेम्परेचर राइज करने पर एट टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास इस तरह से अगर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसको मैं ऐसे शो कर लेता हूँ ग्राफ की हेल्प से, ठीक है, जिसमें हमारे पास यहां से तो आपके पास ये एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आपके पास आ गई, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर हमारे पास ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, शेडेड रीजन से आपके पास आ रहा है, ठीक है। अगर इफेक्टिव कोलिजन इतने हो रहे हैं आपके पास, ठीक है, तो उसी दैट इज एट टी केल्विन टेम्परेचर्स के ऊपर, दैट इज एट टी केल्विन टेम्परेचर्स के ऊपर हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर्स को 10 डिग्री राइज करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करने पर हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके पास, जिसको मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बता सकता हूं कि दैट वन इज इन दिस वे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूं, ठीक है, ऐसे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इसका जो हमारे पास जो ये शेडर रीजन है ये इंक्रीज कर जाएगा, मतलब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के या नंबर ऑफ एटम्स के इफेक्टिव कोलिजन जो वो 2 गुना या 3 गुना इंक्रीज कर जाएंगे जब हम टेम्परेचर्स को 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री या 10 केल्विन हम उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक उसको इंक्रीज करने पर हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन जो वो इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शंस 2 गुना या 3 गुना इंक्रीज कर जाएगी। तो टेम्परेचर राइज करने पर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है। अब अगर हमें क्वांटिटेटिवली पता करना है कि कितने, इतना टेम्परेचर अगर हम राइज कर रहे हैं तो इतना टेम्परेचर राइज करने पर कितना आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रही है, मीन्स जैसे मैंने अगर सपोज जैसे टेम्परेचर हमारे पास 310 पर अगर कोई रिएक्शन है, अगर मैं टेम्परेचर को 310 से 350 कर देता हूं, केल्विन तक इंक्रीज कर देता हूं, तो उस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितनी इंक्रीज की, कितना अमाउंट उसका इंक्रीज किया, तो हमें क्वांटिटेटिवली अगर आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज क्वांटिटेटिवली अगर हम फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, कितना अमाउंट रेट ऑफ रिएक्शन का इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर राइज करने पर, तो उसके लिए एक इक्वेशन दी जाती है जिसको हम जिस इक्वेशंस को हम बोलते हैं दैट वन इज कॉल्ड, एक हमारे पास इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, दैट वन इज कॉल्ड अर्नहेनियस इक्वेशंस। इसको हम अर्नहेनियस इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दैट वन इज अर्नहेनियस इक्वेशंस, ठीक है। अर्नहेनियस इक्वेशन जो है वो आप याद रखोगे, दैट इज K इज इक्वल टू A e रेज की पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो K है, K आपके पास आता है, दैट वन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। K को हम बोलेंगे कि रेट कांस्टेंट है ये आपके पास, ठीक है। ए जो है वो ए आपके पास एक फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हैं, या इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से लिख सकते हैं। दैट वन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर, दैट इज फ्रीक्वेंसी आरएनएस कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो जिसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपके पास आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से आपके पास ई ए तो आपको मैंने कल भी बताया था, इसको ई ए जो है वो हमारे पास आती है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, दैट वन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी है आपके पास ये, ठीक है। उसी तरह से आपके पास आर जो है, आर आपके पास गैस कांस्टेंट है, दैट इज गैस कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप जानते हो, गैस कांस्टेंट दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ जाती है, ठीक है। और वैसे आपके पास टी इज द टेम्परेचर, टी आपके पास टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई रिएक्शन जो वो अकर कर रही है, ठीक है। तो इस इक्वेशंस को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स अर्नहेनियस इक्वेशन। अब इस अर्नहेनियस इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व करके एक हम रिलेशन निकाल सकते हैं
क्या सॉल्व करेंगे कि अगर मान लिया कि दैट वन इज लेट, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं कि लेट हमारे पास, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मुझे किसी, मैंने बताया था कि किसी वेरिएबल रेस्ट की पावर हो हमारे पास, तो हमें पावर को अगर सॉल्व करना तो हम उसके लिए लॉग कंसेप्ट यूज करते हैं मैथमेटिक्स का। तो इसके लिए हमारे पास, अगर मैं इसमें इक्वेशन फर्स्ट में अगर लॉगरिथम ले लूं, ठीक है, दैट इज टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड में ना, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में मैंने लॉगरिथम ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, तो दैट इज एल एन आप जानते हैं नेचुरल लॉग ले रहा हूं, ठीक है, एल एन के इज एल एन, ठीक है, और यहां पे भी एल एन ए ई रेस की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि हमारे पास दैट इज एल एन, दैट इज लॉग के इज इक्वल टू, ये लॉग आपके पास आता है, ठीक है। अब लॉग हमने एक मैथमेटिकल पढ़ा हुआ कि लॉग ए इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं एल एन लॉग ऑफ ए, ठीक है, प्लस एल एन ई रेस की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने, आप जानते हो इसके लिए लॉग का फॉर्मूला कि लॉग ऑफ एम इंटू एन इज ऑलवेज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन होता है आपके पास, ठीक है। और इसमें हम एक और रिजल्ट लगा सकते हैं कि लॉग के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए, नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपके पास लॉग ए रेस की पावर एम या एम रेस की पावर एन इज ऑलवेज इक्वल टू एन लॉग ऑफ एम, दैट इज लॉग ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ लॉग ऑफ एम रेस की पावर एन, जो हमारे पास आता है एन लॉग ऑफ एम के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये लॉग के कुछ फॉर्मूले जो कि आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपको, अगर मैं इस टर्म को पहले लेके आऊंगा तो बन जाएगा ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, एल एन ई आपके पास आ जाएगा इसमें, ठीक है, एल एन ई, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज मैं और बताऊंगा कि लॉग और एक्सपोनेंशियल टर्म्स आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे वो हमेशा आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। एक्सपोनेंशियल टर्म्स है आपके पास मैथमेटिक्स की, ठीक है, उसके साथ अगर लॉग आपके पास है तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा दैट इज लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, ठीक है, माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आपके पास बन गई, ठीक है। इसको अगर मैं ये आपका इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें कि मान ले कि दैट इज लेट, हमने मान लिया कि दैट इज लेट K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट, दैट इज K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट, ये हमने रेट कांस्टेंट ले लिए, ठीक है, एट टेम्परेचर T1 एंड T2, दो टेम्परेचर हमारे पास, मान ली कि हमने कोई इंटरवल मान लिया टेम्परेचर का, ठीक है, कितने टेम्परेचर T1 के ऊपर रेट कांस्टेंट K1 है और T2 के ऊपर हमारे पास K2 है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास T1 एंड T2, तो अगर इस वैल्यू को हम पुट कर दे तो हमारे पास बन जाएगी वैल्यू दैट इज लॉग ऑफ, दैट इज K1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ A माइनस ई ए अपॉन आर टी वन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। वैसे दूसरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी लॉग ऑफ, इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ K2 इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। तो ये आपके पास इक्वेशन हमारे पास, दैट वन इज सेकंड और थर्ड इक्वेशन नाम दे दो इसको आप, ठीक है। तो इसमें अगर हमें रिजल्ट सॉल्व करना है तो रिजल्ट सॉल्व करने के लिए अब हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि हम थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। दैट इज हमने क्या किया कि थर्ड इक्वेशन में से हमने सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, ठीक है। जब हमने माइनस किया तो मेरे पास बन गया दैट इज लॉग K2 माइनस लॉग K1 इज इक्वल टू, अब इनको जब माइनस करूंगा सेम टर्म्स को माइनस करने पर आपके पास रिजल्ट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कैंसिल होकर आपके पास लॉग ए और लॉग ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा दैट वन इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिखूंगा माइनस ई ए अपॉन आर T2 आपके पास आएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दोगे आप कि मैंने पहले इस टर्म को लिखा, ठीक है, इसका माइनस ई अपॉन आर T2 आ गया, ठीक है। जब माइनस करके दूसरे टर्म को लिखो तो प्लस ई ए अपॉन आर T1 आपके पास आ जाएगा, आर T1 आपके पास बन जाएगा इसमें, ठीक है। ये माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जब मैं करूंगा तो लॉग M माइनस लॉग N, आप जानते हो वो होता है लॉग M अपॉन N के इक्वल, ठीक है। लॉग K2 अपॉन K1 आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, अब इसको मैं अगर ई ए
ई ए को अगर मैं कॉमन बाहर निकाल लूं, ठीक है, और मेरे पास आर गैस कांस्टेंट को भी अगर मैं बाहर निकाल लूं, ठीक है, तो यहां से मेरे यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इसको ब्रैकेट में करूं तो ये आपका सजेगा 1 प्लस की टर्म मैंने पहले लिख दी 1/T1, ठीक है, और ये माइनस की टर्म दैट इज 1/T2 मैंने बाद में लिख दिया ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच का रिलेशन बताया वो कि लॉग ऑफ एक्स या ए एक्स लिख देता हूँ, एक्स दैट इज नेचुरल लॉग इज ऑलवेज इक्वल टू इज ऑलवेज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ एक्स के इक्वल आपके पास आता है। ये आपके पास नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग जो है उसके लिए रिलेशन याद रखें। तो इस वैल्यू को जब मैं पुट करूंगा यहाँ पर तो मेरे पास बन जाएगा दैट इज, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं इसको, दैट इज 2.303, थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, 2.303 लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास आ जाएगा T1 इंटू T2 और ऊपर जाके क्या बन गया आपके पास T2 माइनस T1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास फाइनल रिलेशन जो आपके पास बन जाएगा दैट वन इज, इसको अगर मैं वैल्यू को इस साइड लेके आऊं मेरे पास बन जाएगा लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R आपके पास आ जाएगा और यहां से बन जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है जिसकी हेल्प से, इसको मैं यहाँ ऊपर करके लिख देता हूँ बढ़िया करके, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब हम यहाँ लिखें तो ये हमारे पास इक्वेशन आई दैट वन इज लॉग ऑफ दैट वन इज K2 अपॉन लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज ऑलवेज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T 3R, ठीक है, R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ठीक है। तो इस इक्वेशंस की हेल्प से हम डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर हम रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज रेट लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स के इक्वल होती है। तो रेट वो आपका आती है दैट इज रेट इज ऑलवेज इक्वल टू K इंटू A दैट इज रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू की पावर अल्फा और बीटा, ऐसे लिखते हैं हम इसको, ठीक है। मतलब रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल है, तो रेट कांस्टेंट की हेल्प से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशंस का यूज करने पर हम लोग K1 K2 रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं, डिफरेंट T1 T2 टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसके बाद इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम गैस कांस्टेंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हमें वैसे पता होता है, गैस कांस्टेंट केवल बोला होता है तो ये भी हम निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर एक क्वांटिटी अगर पता है तो उसके रिस्पेक्ट में आप बाकी की अगर 3-4 पता है, जैसे टेम्परेचर पता है, रेट कांस्टेंट पता है, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास वेरियस न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर हम एक्टिवेशन इसके ऊपर बेस्ड अगर हम एक कोई न्यूमेरिकल देखें तो न्यूमेरिकल जैसे ये मैंने एक ब्लैक बोर्ड पर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, तो बेटा न्यूमेरिकल जो है उसको मैं रीड कर रहा हूं कि द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इंक्रीजेस फ्रॉम 2 × 10⁻² टू 8 × 10⁻², when the temperature changes from 300 Kelvin to 320 Kelvins। हमें बोला हुआ है कि फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ इट्स, हम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के बताइए। और कुछ लॉग की टर्म्स आपके पास, लॉग की वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन है, ठीक है। तो इसको अगर हम इसका हम सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन में बेटा हमारे पास जैसे रेट कांस्टेंट को इंक्रीज करता हुआ बताया हुआ कि दैट इज टेम्परेचर T1। जब हमारे पास टेम्परेचर T1 जो है वो हमारे पास अगर 300 केल्विन है, ठीक है, दैट इज 300 केल्विन है, तो उसके ऊपर रेट कांस्टेंट K जो है वो हमारे पास आ रहा है 2 × 10⁻², ठीक है। वैसे टेम्परेचर का हमारे पास T2 जब आपका 320 से 300 केल्विन से 320 केल्विन बन रहा है, ठीक है, तो हमारे पास रेट कांस्टेंट K2 की वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज इक्वल टू 8 × 10⁻²। और हमें बोला वो फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, हमें ये EA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है, एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा आर्हेनियस इक्वेशंस में कि दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशंस वी हैव लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज ऑलवेज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये इक्वेशन हमने अभी पढ़ी, ठीक है। मैंने भी बताया कि इस इक्वेशन की हेल्प से अगर डिफरेंट टेम्परेचर दिए हुए हैं
और उसके ऊपर रेट कांस्टेंट दिया, हम एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दैट इज लॉग ऑफ, मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ कि लॉग K2 की वैल्यू हमारे पास है रेट कांस्टेंट दैट इज 8 इंटू 10⁻², ठीक है। और K1 हमारे पास है दैट इज 2 इंटू 10⁻², ठीक है। इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एंड 2.303 R इज गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हो दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दैट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है T2 320 माइनस 300 अपॉन आपके पास आ जाएगा 320 इंटू 300, ठीक है। दोनों टेम्परेचर हमने मल्टीप्लाई कर दी है इसके 300 इंटू 300, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इस रिलेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ ये मेरे पास बन जाएगा बेटा लॉग ऑफ, इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, 2 से किया तो यहाँ पर log ऑफ 4 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, ठीक है, इंटू ये 320 में से 300 माइनस किया तो 20 अपॉन आ जाएगा 320 मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक है। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट करके रिजल्ट को लिख सकते हैं। log ऑफ 4 की वैल्यू हम अगर पुट करें, EA को मैं एक साइड रहने देता हूँ, यहाँ पर EA एक्टिवेशन एनर्जी मुझे फाइंड आउट करनी, मैंने एक साइड रहने दिया इसको, ठीक है। log ऑफ 4 की वैल्यू आपके पास दी हुई है दैट इज 0.6021, ये मैंने पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है, इसकी जगह, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये आप मैथमेटिकली इतना बेसिक तो जानते हो कि जो टर्म इक्वल टू की एक साइड मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होने वाली मल्टीप्लाई होती है। तो ये जो E एक्टिवेशन एनर्जी से जो डिवाइड टर्म हो रही है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2.303 इंटू 8.314, ठीक है। ऐसे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आपके पास साथ में आ जाएगा, इसको मैं सही ढंग से लिखता हूँ, सही खुला करके, दैट इज EA इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 0.6021 इंटू, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो 2.303 इंटू 8.314 मल्टीप्लाई बाय दैट टर्म इज आल्सो, ठीक है। इस टर्म भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएंगे दैट इज 320 मल्टीप्लाई बाय 300 आपके पास आ जाएगा, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा दैट वन इज 20, तो अपॉन में आपके पास 20 बन जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब इन सारे टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दैट वन इज 2 से अगर करूं तो मेरे पास इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पर ऐसे कर दो, या फिर 2 से इसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर आपके पास 15 आ जाएगा, ठीक है। 320 आपके पास ये आ गया। बस इन सारी टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी दैट इज EA। मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास रिजल्ट बन जाएगा दैट वन इज इक्वल टू 50, मैं यहाँ रिजल्ट लिख रहा हूँ दैट इज 55 या अप्रोक्सीमेट 55.33, इतना रिजल्ट आपके पास आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस रिलेशन का यूज करके आप इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है।